हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने पहले ब्लॉक के पहले यूनिट को MMPC 002 HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जो कि है हमारा कंसेप्ट एंड एवोल्यूशन ऑफ HRM। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज HRM। HRM होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कि आपको एग्जाम में क्या डेफिनेशन लिखनी है उसकी, एवोल्यूशन कैसे हुआ एचआरएम का, मतलब एचआरएम जो है कहाँ से आया, वो जो वर्ड है और उसको किसने फाइंड आउट किया एचआरएम को वर्ल्ड में, फिर इंडिया में वो उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, एचआरएम के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसका स्कोप क्या रहता है, उसका नेचर क्या रहता है। तो ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं हम आज के लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर व्हाट इज एचआरएम से। एचआरएम होता क्या है, जो कि मैंने अगर आपने मेरा पहला जो वीडियो देखा होगा मैंने प्लेज का बनाया, उसमें मैंने डिस्कस किया है कि एचआरएम बेसिकली तीन वर्ड हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब कि ह्यूमंस को एज अ रिसोर्स मैनेज करना, वो हमारा एचआरएम कहलाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स एचआरएम इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, मतलब एक्वायर करना ह्यूमन रिसोर्स को, उसको डेवलप करना, मेंटेन करना और रिटेन करना। ये सब ह्यूमन रिसोर्स को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इज अ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, आज के टाइम पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका ये तो ऑब्जेक्टिव रहता ही है कि हमें प्रॉफिट गेन करना है, ग्रोथ करनी है, इन फ्यूचर एक्सपेंड करना है। साथ ही साथ एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है कि उनको अपना ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर करना है अच्छी जगह से, उनको डेवलप करना है, उनको मेंटेन करके रखना है, उनको रिटेन करके रखना है। ठीक, तो ये सब भी आज के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स रहते हैं। ठीक, जिसमें ह्यूमन जो कि बताया हुआ है कि रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर्ड वर्कफोर्स, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन को वर्कफोर्स चाहिए वो ह्यूमंस में काउंट होते हैं। ठीक, ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या आता है कि ऑर्गेनाइजेशंस वर्कफोर्स सप्लाई और मैनेजमेंट में मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्स इन ऑर्डर टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अलग अलग कैटेगरी की होती है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि आज के टाइम पे आईटी सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लगा लो, तो उसमें क्या है कि उस तरह का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उनको वो उस एरिया में जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको हायर करना होता है, उनको एक्वायर करना होता है, उनको डेवलप करना होता है, उनके स्किल्स को उनको मेंटेन रखना होता है, उनको रिटेन करना होता है। क्योंकि आज के टाइम पे आपने देखा ही होगा कि बहुत जल्दी लोग 1 डेढ़ साल का 2 साल का एक्सपीरियंस लेके स्विच कर लेते हैं। आज के टाइम पे बहुत प्रचलन में है वो चीज़। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब सिर्फ अपने स्टाफ को ट्रेन और डेवलपमेंट देना नहीं होता है, उनको कंपनी में एक्वायर करने से लेकर रिटेन करने तक सब हमारा एचआरएम में आता है। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। एचआरएम में और क्या क्या है, एम्प्लॉइज के बारे में सब कुछ, उनकी ट्रेनिंग, उनका रिक्रूटमेंट, उनको रिवॉर्ड देना, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको बोनस हो गया, अप्रेजल्स हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, बिजनेस वैल्यू, सक्सेस, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, ये सब चीजें इंक्लूड होती है हमारी एचआरएम में। इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे आगे एनालिस्ट स्लाइड्स में। ठीक, तो अभी स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ एचआरएम। यहाँ पे 3 डेफिनेशन मैंने दी हैं, आप कोई भी एक या दो वर्ड टू वर्ड याद कर लेना, जो कि आपको एग्जाम्स में लिखनी होगी। अगर आप एचआरएम के ऊपर कोई भी ब्रीफली डेफिनेशन दे रही हो, या फिर ब्रीफली आप उसके ऊपर कोई भी टॉपिक आपके ऊपर एचआरएम के ऊपर आया था कि एक्सप्लेन ब्रीफली अबाउट एचआरएम या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक, तो वहां पे अगर आपको एचआरएम की कोई डेफिनेशन देनी है, उसके ऊपर थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना है, तो आप अगर किसी नोन बंदे की डेफिनेशन वहां पे लिख के आओगे तो उसमें आपका बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन रहता है एग्जामिनर के ऊपर कि आपने पढ़ा है, आप हवा में आंसर नहीं लिख रहे हो। ठीक, तो पहला है डेजलर का, जिसमें है द पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस इन्वॉल्व इन कैरिंग आउट द पीपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एक्सपेक्ट्स ऑफ अ मैनेजमेंट पोजीशन इंक्लूडिंग रिक्रूटमेंट, स्क्रीनिंग, ट्रेनिंग, रिवॉर्डिंग, अप्रेजल, कंप्राइजेस ऑफ एचआरएम। ठीक, तो वही एक तरह से घुमा फिरा के वही चीजें आ जाते हैं कि आपको रिक्रूट करना, उनको स्क्रीन करना, ट्रेन करना, रिवॉर्ड करना, रिटेन करके रखना, वो सब चीजें किसमें आता है, एचआरएम में आता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ procurement, development, resources, the end that individual and societal objectives are accomplished। वहां पर आके सबने एक ही चीज बोल रखी है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन, कंपेंसेशन, मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय द ऑर्गेनाइजेशन। सबका मतलब घुमा फिरा के एक ही आता है।
ठीक, तो आप किसी भी एक या दो बंदे की डेफिनेशन याद कर लेना, आप अपने आंसर्स में उनको लिख सकते हो अपने आंसर्स को बेटर बनाने के लिए। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा एवोल्यूशन ऑफ एचआरएम। अगर हम लोग एचआरएम पूरा एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एचआरएम इवॉल्व कहाँ से हुआ, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये एल्टन मायो हैं, फाउंडर ऑफ एचआरएम। ठीक, 1920s में इन्होंने एचआरएम को फाइंड आउट किया था। कैसे? इनकी एक फेमस स्टडी है हाउथोर्न स्टडी। इसमें इन्होंने एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया किसके बीच में, प्रोडक्टिविटी और वर्क एनवायरनमेंट के बीच में, कि अगर इंडस्ट्रीज जो हैं, अगर बिजनेसेस जो हैं अपना वर्क एनवायरनमेंट अच्छा रखेंगे तो वहां पे एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी जो है वो बेटर होती है। ठीक, ही एम्फसाइज्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन रिलेशंस ऑन वर्कर प्रोडक्टिविटी। तो उन्होंने किस चीज पे एम्फसाइज दिया कि अगर ह्यूमन रिलेशंस जो है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडस्ट्रीज वर्कर के साथ अच्छी रखती है तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी इन्फ्लुएंस होती है उससे। ठीक है, फिर आगे इन्होंने सिमिलरली एक रॉबर्ट ऑन करके हैं, उन्होंने क्या बोला, क्रिएटर एंड इनिशिएटर ऑफ रिफॉर्म्स दैट इंट्रोड्यूस फॉर वर्कर्स। जो वर्कर्स के लिए रिफॉर्म्स हुए थे उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, प्रिंसिपल ऑफ 8 आवर वर्क पर डे। ठीक है, जैसे कि इंडिया में भी 8 आवर वर्क पर डे वाला रूल ही यूज होता है। ठीक, वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरह का होता है। आप लोग देख तो भी होगे, जो जो भी लोग बोलते हैं, कुछ आप वर्किंग भी होगे तो 9 to 5 की जो जॉब बोलते हैं तो उसमें वही 8 आवर वर्क रहता है, ऑफिशियली जो वर्किंग आवर रहता है। ठीक है, उन्होंने क्या रिकॉग्नाइज किया था, इंपॉर्टेंस ऑफ इम्प्रूविंग वर्किंग कंडीशंस इन वर्कप्लेस, इट्स इम्पैक्ट वर्कर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। इन्होंने भी अपने जो थ्योरी थी उसके अंदर क्या चेक किया कि अगर वर्किंग कंडीशंस इंप्रूव कर दी जाए वर्कर्स के लिए वर्क प्लेस पे तो उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों पे इम्पैक्ट होती है। और तीसरा हमारा है एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिनके हमने साइंटिफिक प्रिंसिपल भी पढ़े हैं। टेलर ने डेवलप किया था डिफरेंशिएट कंपेंसेशन सिस्टम दैट रिवॉर्ड एम्प्लॉइज विद हाई परफॉर्मेंस लेवल दैट आर स्टिल यूज्ड इन कंपनी। बेसिकली इनका कहने का मतलब यही है कि इन्होंने कंपेंसेशन सिस्टम निकाला कि अगर जो एम्प्लॉयज अच्छे हैं उनको ज्यादा कंपेंसेशन दिया जाए, रिवॉर्ड दिया जाए, जिसकी वजह से एक तो वो लोग मोटिवेट होंगे काम करने के लिए और उनको देख के बाकी जो एम्प्लॉयज हैं वही मोटिवेट होंगे कि अगर हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमें भी कंपेंसेशन मिलेगा, हमें भी रिवॉर्ड मिलेगा, हमें भी रिकॉग्निशन मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये हमने देखा कि वर्ल्ड के अंदर एचआरएम कहाँ से आया, एचआरएम के टर्म कहाँ से आई, कौन कौन से जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने उसके ऊपर थ्योरीज जैसे हॉथोर्न स्टडी किया, कौन कौन सी स्टडीज थी जिसकी वजह जहाँ से एचआरएम जो है हाईलाइट में आया। अब हम लोग देखेंगे एचआरएम इंडिया में कैसे आया, ह्यूमन रिसोर्स इंडिया में कब आया, कैसे आया, कौन लोग थे जो उसको लेके आए। ठीक, तो अगला है हमारा एचआरएम एंड इट्स एवोल्यूशन इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ एचआरएम इन इंडिया डेट्स बैक टू अर्ली 1980s। अब आप देखो वर्ल्ड में वो कब आया था, वर्ल्ड में आया था 1920 में। ठीक, 1920s में आया था वो वर्ल्ड में। और इंडिया में कब आया, 60 साल बाद 1980s में। कौन लेके आए थे, मिस्टर उदय पारिक और टीवी राव। ठीक, कॉज ऑफ एचआरएम मूवमेंट, अर्लियर एडेप्टर एचआरएम मूवमेंट इंक्लूड पीएस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पीएसयू बोल सकते हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सच एज भेल में और एसबीआई में। इन लोगों ने नॉर्मली स्टार्टिंग में क्या किया था, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन यूज इंडस्ट्रियल रिलेशंस डिपार्टमेंट। इनके यहाँ पे क्या होता था, इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपार्टमेंट होता था। इन्होंने बाद में उसको कन्वर्ट करके क्या कहते हैं, पर्सनल एंड आईआर, पर्सनल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपार्टमेंट कर दिया। उसके अंदर बीच में उन्होंने क्या बना दिया, उसका सब डिपार्टमेंट क्या बना दिया, वेलफेयर डिपार्टमेंट। और वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या काम करता था, personal department predominantly suited the blue collar employees. Their general awareness, education level are low. They approach the more administrative nature. तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक वेलफेयर डिपार्टमेंट अलग से बनाया ताकि वो लोग उनके लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सके, उनकी जो परेशानियां उनको सुन सकें और उनके लिए काम कर सके, ताकि अगर एम्प्लॉयज खुश रहेंगे, एम्प्लॉयज की सुनी जाएगी तो वो लोग क्या करेंगे, अपना काम के ऊपर अपना एफिशिएंसी इंप्रूव कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, आगे वो ये एचआर डिपार्टमेंट हैड ग्रोन थ्रू इन मैनी मेयर फंक्शनल रोल कम टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द बिल्डिंग। अब के जो एचआर डिपार्टमेंट है वो बेसिकली क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है बिल्ड द ब्रांड फॉर ऑल कंपनी टू अट्रैक्ट द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट इन द मार्केट। आज के टाइम पे अगर एचआर डिपार्टमेंट अच्छा होगा तो वो एक ब्रांड बिल्ड करता है
किसके लिए ब्रांड बिल्ड करता है? सभी कंपनियों के लिए जिनका भी एचआर डिपार्टमेंट रहता है। वो लोग क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं जो बेस्ट टैलेंट है। जैसे कि आप देख लो कि आईआईटी आईआईएम से पढ़ने वाले बच्चे सामने से चाहते हैं कि वो गूगल में जाए, मेटा में जाए, फेसबुक में जाए। रीजन क्या है? रीजन वही है, ब्रांड वैल्यू। आप टीसीएस में जाओ, विप्रो में जाओ, इन्फोसिस में जाओ, सबका रीजन क्या है? ब्रांड वैल्यू। आपको बड़े ब्रांड के साथ काम करना है ताकि आप बाद में बोल सको कि मैंने 5 साल विप्रो में काम किया, मैंने 10 साल टीसीएस में काम किया, मैंने 6 साल टाटा में काम किया। ठीक है, तो ब्रांड वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो एचआर डिपार्टमेंट्स को बहुत अच्छे से समझता है। तो आपको अगर बेस्ट अवेलेबल टैलेंट यूज करना है और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है अपने फर्म ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि इन शॉर्ट आपका ऑर्गेनाइजेशन कब ग्रो करेगा? जब आपके पास ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा। आप भले कितने महंगे इक्विपमेंट ले आओ, कितने महंगे मशीनरी ले आओ, लेकिन अगर आप जो ह्यूमन रिसोर्स है उनको चलाने के लिए वही आपका अच्छा नहीं होगा, तो आप उसमें से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आउटपुट नहीं कर सकते। ठीक है, ऑल्सो रिटेन द एग्जिस्टिंग टैलेंट। तो एचआर डिपार्टमेंट का काम सिर्फ अट्रैक्ट करना नहीं है बेस्ट टैलेंट को, उनको रिटेन करना भी है जो आपके पास है ऑलरेडी। ठीक है, दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रिक्रूटमेंट कॉस्ट। इसकी वजह से आपका रिक्रूटमेंट कॉस्ट कम होता है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग द अट्रैक्शन रेट्स व्हिच हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम। ठीक है, इसको एक और टर्म भी बोलते हैं टर्नओवर, एम्प्लॉइज टर्नओवर रेशियो। ठीक है, एम्प्लॉयज टर्नओवर रेशियो मतलब कि कितने एम्प्लॉयज हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं बहुत स्पीडली। ठीक, इसमें क्या रहता है कि जिस कंपनी की एम्प्लॉयज टर्नओवर रेशियो ज्यादा होती है उस कंपनी को फिर नए एम्प्लॉयज रिक्रूट करने पड़ते हैं, फिर उनको दोबारा ट्रेन करना पड़ता है, तो उन चीजों में उनका बहुत कॉस्ट खर्च होता है। तो हर कंपनी ये चाहता है कि उनका एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो जो है वो कंट्रोल में रहे या फिर बहुत कम रहे। ठीक, अगला है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम। ऑब्जेक्टिव्स क्या है एचआरएम के? पहला है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, तीसरा है अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और चौथा है सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। इन्होंने अगर देखो तो कितने अच्छे से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, फिर बाहर जाके देखे अपने से ज्यादा तो फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, फिर उससे बड़ा कॉन्सेप्ट में देखे तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, और फिर उससे बाहर देखे तो पूरी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक, तो एक एक लेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से डिजाइन की है। अब इनके जो फंक्शंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, सपोर्टिंग फंक्शंस, कि हमारे सोसाइटी ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं एचआरएम के, कि हम सभी लीगल कंप्लायंस करें। जो भी किसी भी हम कंट्री में वर्क कर रहे हैं उनके लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, बिजनेस एथिक्स होते हैं, हम उनको फॉलो करें। सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाएं अपने ऑर्गेनाइजेशन के काम से। यूनियन मैनेजमेंट का जो रिलेशन है उसको अच्छे से मेंटेन करके रखे, ताकि जो भी आपके वो रहते हैं, हड़ताल बोलते हैं या कन्फ्लिक्ट जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ना के बराबर हो, क्योंकि जितना कम होगा एम्प्लॉयज जो है काम पे ज्यादा ध्यान देंगे, फालतू की बातों में कम ध्यान देंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है? पहला आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक, कि जो आपका एचआरएम डिपार्टमेंट है वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करके देता है ऑर्गेनाइजेशन को, ह्यूमन एम्प्लॉयज का अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखता है, नए एम्प्लॉयज का सिलेक्शन करता है, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, अप्रेजल देता है टाइम टू टाइम ताकि वो मोटिवेट हो और अच्छे से काम करे, आगे के काम के लिए मोटिवेटेड रहे। प्लेसमेंट्स करता है, उनकी असेसमेंट करता है कि किसने अपना कितना आउटपुट दिया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक, बाकी दो हमारे जो एचआरएम ऑब्जेक्टिव्स हैं, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव, उसमें क्या रहता है? अप्रेजल किया जाता है एम्प्लॉयज का, उनकी प्लेसमेंट, उनका असेसमेंट किया जाता है। और एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं एचआरएम के, कि एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मिलता है, अप्रेजल मिलता है, प्लेसमेंट मिलता है, कंपेंसेशन मिलता है कि सैलरी हो गया प्लस पर्क्स क्या क्या मिल रहे हैं उनको। ठीक है, तो ये सब भी कौन देखता है? एचआरएम डिपार्टमेंट देखता है। उनका असेसमेंट भी कौन करता है? एचआरएम डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, अगला है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम। एचआरएम के क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? पहला है प्रोडक्टिव रिक्रूटमेंट, कि एक टैलेंटेड लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आना। ठीक, आप लोगों ने देखा ही होगा कि इंटरव्यू में कैसे वो लोग लोगों को निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? कि उनको सिर्फ बेस्ट एम्प्लॉयज चाहिए। ठीक है, कि वो ढूंढते हैं कि कितना अच्छे से अच्छे लोगों को वो लोग रिक्रूट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक, अगला है वेलफेयर मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज कंपनी के अंदर तो आ गए, अब उनको संभाल के कैसे रखना है, उनके बारे में सोचना है, उनको कोई दिक्कत ना आए, उनके वेलफेयर के बारे में, उनके सैलरीज टाइम पे मिले, उनको बोनस टाइम पे मिले, और बाकी जो भी चीजें रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एम्प्लॉयज के, उनको मोटिवेट करना है चीजों को, उनको डायरेक्ट करना है आगे के लिए। ठीक,
एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करनी है टाइम टू टाइम, स्ट्रीमलाइन करना है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा टैलेंट जो है, ऐसा ना हो कि सिर्फ टाइम टू टाइम हम लोग वो लोग इंटरव्यू कंडक्ट, और भी मतलब उनको ऑप्शंस खुले रखते हैं कि अगर टैलेंटेड लोगों को आना है तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो है वो सिंपल है, ठीक है। कंफ्लिक्ट रिजॉल्व विद इन अ सिस्टम, ठीक, ताकि जो भी एम्प्लॉयज की कोई परेशानियां हैं वो सुनने के लिए वो एक कोई भी पाथ बनाए कि आप एचआर से कांटेक्ट कर सकते हो, ये नंबर्स हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, कोई आप इनको मेल कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो, वो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक। आगे थोड़ा डीप में पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एचआरएम को। अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द रिक्वायर्ड टैलेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस है एचआरएम की कि अट्रैक्ट करना रिक्वायर्ड टैलेंट। रिक्वायर्ड में जो फर्म की नीड्स हैं कि हमें ये टारगेट्स पूरे करना है, ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो जो प्रोजेक्ट बनाना है हमें उसके लिए क्या क्या लोग चाहिए, तो उन लोगों को अट्रैक्ट करना, रिटेन करना अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि हमारा इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हो सके, उनको रिक्रूट करें, सिलेक्शन हो, प्लेसमेंट हो, ओरिएंटेशन है, कंपनसेशन है, और प्रमोशन पॉलिसीज के ऊपर ध्यान दे सकें, ठीक। डेवलपिंग द नेसेसरी स्किल्स, राइट एटीट्यूड अमंग द एम्प्लॉइज थ्रू ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंस है एचआरएम के। अगला है सिक्योरिंग वाइलिंग कॉपरेशन ऑफ एम्प्लॉइज का कोऑपरेट करके चलना, ठीक, मोटिवेट करना उनको, पार्टिसिपेशन, उनको पार्टिसिपेटिव मतलब पार्टिसिपेटिव नेचर बनाना कि वो लोग इनिशिएटिव लेके प्रोजेक्ट्स में आगे आए, उनके ग्रीवेंसेस जो हैं कंप्लेंट्स हैंडल करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लगा पॉइंट। यूटिलाइजिंग इफेक्टिवली द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स, कि आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है वो भी आपको अच्छा यूटिलाइज करना आना चाहिए, वो भी एक एचआरएम का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं कि आपसे फ्रेश टैलेंट लाने के लिए ढूंढ रहे हो बाहर, आपके पास जो है आपको वो भी यूटिलाइज करना आना चाहिए, ठीक। अगला पॉइंट है हमारा ensuring दैट द एंटरप्राइज विल हैव इन फ्यूचर टीम ऑफ कॉम्पिटेंट एंड डिसाइडेड एम्प्लॉइज, ठीक, कि आपको फ्यूचर में जो भी आपके बिजनेस जहां भी देख रहे हो उसको, तो उसके लिए आपको एक टीम बना के तैयार करना, कॉम्पिटेंट टीम बनाना, और डेडिकेटेड एम्प्लॉयज चाहिए, ताकि जब आप आगे जाके आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो उसको भी हैंडल करने के लिए लोग चाहिए आपके पास। आप हर बार नए एम्प्लॉयज नहीं हैंडल कर सकते, मतलब कर सकते हो, लेकिन फिर वही है कि उनको चीजें समझानी पड़ती है, सिखानी पड़ती है। अगर आपको पुराने एम्प्लॉयज हो उनको आपके बिजनेस के बारे में पता होता है, आपको वर्क स्ट्रेटेजी पता होती है, आपका ऑर्गेनाइजेशन एटीट्यूड पता होता है, तो उनके साथ काम करना, जो डेडिकेटेड एम्प्लॉय होते हैं और जो पुराने एम्प्लॉयज रहते हैं उनके साथ काम करना बहुत ईजी रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक। अगला है हमारा स्कोप ऑफ एचआरएम। इसके अंदर क्या क्या आता है? एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, एम्प्लॉयज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स। तो चलो इनको डीप में थोड़ा स्टडी करते हैं, ठीक। स्कोप ऑफ एचआरएम में पहला क्या आता है? सेटिंग जनरल एंड स्पेसिफिक मैनेजमेंट पॉलिसी for organizational relationship, establishing, maintaining a suitable organization for leadership and cooperation। हमने यहाँ पहले स्कोप में क्या देखा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के पॉलिसीज होते हैं उनको सेट करना, उनको जनरल और स्पेसिफिक मैनेजमेंट पॉलिसीज को सेट करना, ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप्स में स्टैब्लिश करना, मेंटेन करना सुटेबल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप और कॉपरेशन, ये सबको एक तरह से साथ लेके चलना, लीड करना चीजों को, ये भी एचआरएम का पहला स्कोप में आता है। अगला है कलेक्टिव बार्गेनिंग, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रीवेंस हैंडलिंग, ये सब भी एचआरएम के काम है। अगला है स्टाफिंग द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफ लेके आना, स्टाफिंग करना, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पूरा प्रोसेस रहता है, फाइंडिंग, गेटिंग, होल्डिंग, प्रिस्क्राइब टाइप ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक, एडिंग in the self development of employees all level, providing opportunity, personal development, growth, as well as acquiring requisite skills and experience। मतलब जो भी आपको रिक्विजिट्स, मतलब जो भी आपकी नीड है स्किल्स और एक्सपीरियंस की, वो एक्वायर करना, वो भी कौन करता है आपके लिए? एचआरएम करता है। अगला डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग मोटिवेशन फॉर वर्कर्स बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स, ठीक है, नॉट ओनली फॉर इंसेंटिव, और भी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने जो वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट करके रख सकते हैं। एक तरह से आप अगर उनका अच्छा रिलेशन बना के रखोगे, एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखोगे, तो भी एम्प्लॉयज जो होते हैं मोटिवेट रहते हैं, ठीक है। और ये एक तरीका है इंसेंटिव कि उस बेटर तरीका है कि उससे भी आपके एम्प्लॉयज जो हैं मोटिवेटेड रहते हैं।
ठीक है। रिव्यूइंग ऑडिटिंग मैन पावर मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी किसका काम है? एचआरएम का काम है। इंडस्ट्रियल रिलेशन रिसर्च, कैरिंग आउट स्टडीज डिजाइन टू एक्सप्लेन एम्प्लॉयज बिहेवियर देयर बाय इफेक्टिव इंप्रूवमेंट इन द मैन पावर, मतलब एक तरह से रिसर्च करना या फिर एम्प्लॉयज के बिहेवियर को पढ़ना ताकि आप उनको इफेक्टिवली इंप्रूव कर सको अपनी मैन पावर मैनेजमेंट को। ठीक है, तो ये सब काम किसके रहते हैं? एचआरएम के। लास्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ एचआरएम, उसमें आता है हमारा मैनेजरियल प्रोसेस, कि एक मैनेजरियल प्रोसेस रहता है कि जो हमारा एचआरएम करता है कि स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, ठीक है, सिलेक्शन हो गया, कंपेंसेशन हो गया, इंसेंटिव हो गया, अप्रेजल्स वगैरह, ये सब क्या है? मैनेजरियल प्रोसेस है। ठीक है, बोथ आर्ट एंड साइंस। एचआरएम क्या है? आर्ट भी है। आर्ट कैसे है कि किसी को लीड करना सबके बस की बात नहीं होती, किसी को मोटिवेट करना सबके मतलब सब लोग नहीं कर पाते। ठीक है, वो एक कला होती है। ठीक। साइंस कैसे है कि आपको किसी का अप्रेजल करना है, तो अप्रेजल कैसे किया जाता है? साइंटिफिक टूल्स रहते हैं। ठीक। आपको कंपेंसेशन देना है, आपको सैलरीज देनी है, मतलब एक तरह से वहां पे एक तरह से आपका साइंस इस तरह भी बोल सकते हो आप कि आपको ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करना होता है। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर स्टडी कैसे होता है? उसके लिए आप पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हो लोगों के ऊपर, या कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रखे हैं पहले, थ्योरीज बनी हुई हैं, उनको लेके आप चलते हो, तो इस तरह से यहाँ पे एज अ साइंस भी एचआरएम को काउंट किया जाता है। ठीक है। प्रिवेसिव फोर्स, प्रिवेसिव फोर्स मतलब ऑल प्रिवेसिव बोलते हैं कि हर जगह अप्लाई होता है, कि अगर आप छोटा सा स्कूल भी खोलते हो 10 लोगों के स्टाफ के साथ, तो वहां पे भी आपका एचआरएम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे कि इंप्रूव एम्प्लॉयज, जहाँ पे भी आपके 10 स्टाफ हैं भले ही स्कूल के अंदर, तब भी आपको अपने एम्प्लॉयज का रिलेशन इंप्रूव करके रखने होते हैं। पीपल सेंट्रिक आपको स्टाफ के बारे में सोचना होता है। ठीक। एचआरएम का काम ही होता है कि स्टाफ के बारे में, स्टाफ को प्रायोरिटी देना चीजों को लेकर, डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग देना, डेवलप करना उनको, उनकी भी जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, उनकी पर्सनल स्किल्स हैं, उनको इंप्रूव करना, एक्शन ओरिएंटेड रहना, फॉरवर्ड लुकिंग, फ्यूचर में आप बिजनेस को कहाँ देखते हो, तो उसके लिए नए टैलेंट को हायर करना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टैलेंट है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्या किस तरह से उनको डेवलप कर सकते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस, कि एचआरएम जो है कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। आप ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सिलेक्शन कर लिया, रिक्रूटमेंट कर लिया, तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोबारा भी करना है। नया प्रोजेक्ट आएगा, दोबारा रिक्रूटमेंट करना है, दोबारा सिलेक्शन करना है। सैलरी कंपेंसेशन जो होता है कंटिन्यूस बेसिस होता है, हर मंथ मंथ देना होता है। बोनस जो होता है वो टाइम टू टाइम देना होता है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है एचआरएम। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार मोटिवेट कर दिया एम्प्लॉयज को, दोबारा मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको चीजें साथ में चलना होता है। अगला है बेसिस ऑफ अदर फंक्शनल एरियाज, इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारे नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई होप आपको समझ आएगा। मेरे समझ में हम बेसिक छोटा सा आइडिया लिया हमने यार, कि पहले यूनिट में कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, हमने उसका मतलब पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ा, एवोल्यूशन कि कहाँ से ह्यूमन रिसोर्स आया, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, उसके इंपॉर्टेंस पढ़ी, स्कोप पढ़ा, नेचर पढ़ा। ठीक। तो आज के सेशन में इतना ही था, जिसमें हम पहला यूनिट कवर किया हमने आज एचआरएम का। ठीक, आगे मैं अगली वीडियो में सेकेंड यूनिट कवर करूंगा। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो आशा करता हूँ आपको ये मेरे वीडियो पसंद आया होगा, साथ ही मेरे सेशन आपको आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होगा। सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और मेरे आगे आने वाले सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो इग्नू से एमबीए कर रहे हैं, उन सबके साथ इस चैनल को जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी मेरी इस मेहनत को फ़ायदा उठा सकें और अपनी पढ़ाई में मेरे इन चैनल्स को जो वीडियोज़ हैं उससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ऑल।